हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट कोड HIS 102 है और जिसकी पेपर ID 8639 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं और उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के प्रश्न पत्र में जो आपसे प्रश्न पूछे गए थे उनको हम एक एक करके देखते हैं। आज के प्रश्न पत्र में जो आपसे पहला प्रश्न पूछा गया था वह है कि प्रतिहार वंश का शासक कौन था। तो जो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नागभट्ट प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। नागभट्ट फर्स्ट जो था वो प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, चंदबरदाई। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी आप चंदबरदाई आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं कि प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि परमार किस क्षेत्र में शासन करते थे। तो जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मालवा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 4, जिसमें आपसे पूछा गया है कि राज तरंगिणी का लेखक कौन था। तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, कल्हड़। कल्हड़ ने राज तरंगिणी लिखी हुई थी। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सत्याश्रय शासक था। सत्याश्रय शासक था किस वंश का। तो जो 4 ऑप्शन आपके दिए हैं प्रश्न संख्या 5 में उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, चालुक्य वंश का। सत्याश्रय जो था वो चालुक्य वंश का शासक था। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सम्रागण्या सूत्रधार के लेखक कौन थे। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भोज परमार। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चालुक्य नरेश पुलिकेशन द्वितीय ने पराजित किया था। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन को। पुलिकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पे पराजित किया था। अगले प्रश्न के उत्तर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8, जिसमें आपसे पूछा गया था कि राजा भोज की राजधानी थी। तो राजा भोज की जो राजधानी थी, जो 4 विकल्प आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा। धारा में जो है राजा भोज की राजधानी थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, जयसिंह। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन किसका पुत्र था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, प्रभाकर वर्धन का। हर्षवर्धन जो है वो प्रभाकर वर्धन का पुत्र था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन लेखक थे। हर्षवर्धन ने 3 पुस्तकें लिखी थी, उनमें से एक इसमें दिया हुआ आपको पूछा है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नागानंद। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मेरुतुंग। प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन ए, मेरुतुंग सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था। 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, अशोक ने। अगले प्रश्न को ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं हम, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 10। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15,
जिसमें आपसे पूछा गया है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठा था। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन बी 606 ईस्वी में। हर्षवर्धन जो है 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हर्ष के साम्राज्य की राजधानी थी। जो 4 विकल्प आपके सम्मुख है उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन ए कन्नौज। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी वेनसोंग ने। वेनसोंग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, जो चीनी यात्री था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, जिसमें आपसे पूछा गया है कि हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी। तो जो 4 विकल्प आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 647 ईस्वी में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने अश्वमेध यज्ञ किया था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी पुष्यमित्र शुंग ने दो बार अश्वमेध यज्ञ किया था। तो 20 का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य राजवंश का संस्थापक कौन था। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से आपका सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि शाक्यों की राजधानी स्थित थी। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा कपिलवस्तु। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक की लिपि का उद्भावन किसने किया था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से आपके जो सही उत्तर होंगे वो होगा ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप ने। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त किसके प्रभाव में आकर जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भद्रबाहु। जो जैन मुनि भद्रबाहु थे उन्हीं के प्रभाव में आकर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है समुद्रगुप्त को, ऑप्शन बी। समुद्रगुप्त को हम लोग भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26, जिसमें आपसे कहा गया है ये पूछा गया है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजगृह। राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पर्णदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन डी स्कंदगुप्त ने। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अशोक के अभिलेख की भाषा क्या है। तो 4 ऑप्शन जो आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। अशोक के जो अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और उसकी लिपि ब्राह्मी है। तो अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी नर्मदा घाटी। नर्मदा वैली में जो है सर्वप्रथम जो है भारत में मानव के साक्ष्य मिलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस धातु का ज्ञान सिंधु निवासियों को नहीं था। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है ऑप्शन सी लोहा। लोहा का ज्ञान जो है सिंधुवासियों को नहीं था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या
31 जिसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो जो इसका 4 ऑप्शन दिया गया उसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए राजगृह में। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 जिसमें आपसे पूछा गया है कि पुराणों की कुल संख्या है। तो जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कुल 18 पुराण हैं। प्रश्न संख्या 32 का जो है ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 तो देखते हैं हम, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अब अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जेम्स प्रिंसेप ने। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गुप्त काल में जो स्वर्ण मुद्रा होती थी उसको क्या कहा जाता था। जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी दिनार। गुप्त काल की जो स्वर्ण मुद्रा थी वो दिनार के नाम से जानी जाती थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35 जिसमें आपसे पूछा गया है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी अथर्ववेद। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान निरंजना नदी के तट पर स्थित है। तो जो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर है बोध गया, ऑप्शन ए। बोध गया जो है वो निरंजना नदी के तट पे, यहीं जो है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 37 जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा नगर से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिलते हैं। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए कालीबंगन। कालीबंगन में जो है हड़प्पा का जो सभ्यता स्थल है वहाँ पे जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38 जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो कालीबंगा ऑप्शन ए दिया है, ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। रोपड़ भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है और लोथल भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। पाटलिपुत्र सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न को चलते प्रश्न संख्या 39 जिसमें आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। जो 4 ऑप्शन दिए गए इसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी लोथल, जो गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न को हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40 जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा गया है कि चंद बरदाई दरबार में थे, मतलब किसके दरबार में थे। दो 4 विकल्प आपको जो दिए गए उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पृथ्वीराज के दरबार में चंद बरदाई थे। तो इस प्रकार आपके जो प्रश्न पत्र में 40 प्रश्न पूछे गए थे उन सभी के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं और इससे आप अपने उत्तरों की जांच कर लीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आपको आपके अगले प्रश्न पत्र की आंसर की भी मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।